आज के समय में चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो फिर चाहे वो इंडियन मीडिया हो, हर न्यूज़ चैनल पे एक ही टॉपिक के बारे में बात हो रही है और वो टॉपिक है श्रीलंका क्राइसिस। दिन में एक बार आप अपने टीवी चैनल पे जब न्यूज़ देखते होगे तो श्रीलंका क्राइसिस के बारे में जरूर सुनते होगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कौन रिस्पॉन्सिबल है श्रीलंका की बर्बादी के पीछे, श्रीलंका को बर्बाद किसने किया? क्या श्रीलंका को बर्बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया, या डेट ने किया, या कोविड-19 ने किया? किसने बर्बाद किया श्रीलंका को? वेल, हम आपको बताते हैं श्रीलंका को बर्बाद किसने किया। श्रीलंका को बर्बाद किया श्रीलंका की जनता ने। कैसे? इस वीडियो के एंड में आपको ये पता चल जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में। देखिए, श्रीलंका क्राइसिस को समझने के लिए हमें इसके जड़ में जाना पड़ेगा। देखिए, श्रीलंका आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को, और 1948 से लेकर 2022 तक श्रीलंका में ये अब तक का वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था। फिर चाहे वो श्रीलंका में पेपर शॉर्टेज हो जिसकी वजह से श्रीलंका में एग्जाम कैंसिल हो गए। फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा किसी कंट्री में कि एग्जाम कैंसिल हो गए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पेपर्स। श्रीलंका में शॉर्टेज हो गई मेडिकल सप्लाईज की, श्रीलंका में शॉर्टेज हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। पूरे नेशन में पावर आउटेज हो गया, 10-10 घंटे के लिए एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती थी। और श्रीलंका में गवर्नमेंट ने ये रूल लेकर आया कि जितनी भी स्ट्रीट लैंप्स हैं उनको बंद कर दिया जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो। और गैस की शॉर्टेज हो गई जिसकी वजह से बहुत सी बेकरीज बंद हो गई। और श्रीलंका में फ्यूल की शॉर्टेज हो गई जिसकी वजह से लाइन लग गई, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई पेट्रोल पंप्स पर। और इसी कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट को अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ा पेट्रोल पंप्स पर ताकि वो भीड़ को संभाले, पब्लिक को संभाले जो कि लाइनों में थे। लेकिन ये क्राइसिस स्टार्ट कब हुए? क्या 2019 में स्टार्ट हुए, या 20 में स्टार्ट हुए, या 2021 में स्टार्ट हुए, या 2022 में स्टार्ट हुए? ये श्रीलंका क्राइसिस स्टार्ट कब हुए? देखिए, ये स्टार्ट हुए थे 2015 में। वेल, कैसे? देखिए, श्रीलंका में जो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है उसके फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर है, उनका नाम है मिस्टर विजयवर्देना। विजयवर्देना ने वार्न किया था श्रीलंकन गवर्नमेंट को और ये बताया था 2015 में कि कंट्री है इकोनॉमिक क्राइसिस में। अब श्रीलंका के जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे महिंदा राजपक्षे, वो ये बात अच्छे से जानते थे कि ये श्रीलंका है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है देश। लेकिन उस समय उनको कोई नई पॉलिसी लानी चाहिए थी जिससे कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आए, कंट्री ग्रो करे। लेकिन वो एक नई टैक्स पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। अब वो टैक्स पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों करी? इट वॉज स्टिल अ मिस्ट्री। वो अभी तक एक मिस्ट्री है। वो टैक्स पॉलिसी क्या थी? देखिए, कोई टैक्स पॉलिसी थी नहीं। एक तरह से इन्होंने टैक्स में कटौती कर दी ताकि श्रीलंका की जनता को मोस्टली चीज़ें फ्री में मिले, कम पैसों में मिले, ताकि इनको वोट मिले और इनकी सरकार पावर में रहे। अब क्या क्या टैक्स में कटौती? देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स ये 15% से घटाकर 8% कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स ये 28% से घटाकर 24% कर दिया गया। और श्रीलंका में एक टैक्स होता है पेई टैक्स, पे एज यू अर्न। इस टैक्स को खत्म कर दिया गया हमेशा के लिए। नेशनल बिल्डिंग टैक्स, इसको घटाकर कर दिया गया 2%। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? आइए देखते हैं रिजल्ट। देखिए, इसका रिजल्ट ये हुआ श्रीलंका गवर्नमेंट को लॉस बहुत ज्यादा हुआ और प्रॉफिट हो गया कम, जिसकी वजह से मेजर इफेक्ट पड़ा श्रीलंका गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर। और जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे, उस समय जो प्रेसिडेंट थे, उनसे पूछा गया कि ये लॉस क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा ये लॉस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ से रोल शुरू होता है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी कि आप नोट छापना बंद कर दीजिए, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट उस समय नोट छाप रही थी क्योंकि इनको इनकम टैक्स रेट कम कर दिए थे ताकि लोगों को चीजें सस्ती मिले, फ्री में मिले। तो IMF ने कहा श्रीलंका गवर्नमेंट से कि आप प्रिंटिंग मनी कर दीजिए स्टॉप। और IMF ने कहा आप अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइए, आप अपने टैक्स रेट को बढ़ाइए। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने IMF की बात को रखा साइड में और इनकी एक भी बात नहीं मानी। अबे साले। 6 अप्रैल 2022 सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने 119.8 बिलियन रुपीस प्रिंट कर दिए इन अ सिंगल डे। ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया, कमोडिटीज पे प्राइस बढ़ गए और इसका बोझ पड़ा पब्लिक पर। देखिए, अब बात करेंगे हम श्रीलंका के डेट के बारे में। देखिए, श्रीलंका का डेट इंक्रीज हो रहा था डे बाय डे। 2005 में श्रीलंका के ऊपर जो कर्जा था वो था $11.3 बिलियन और 2020 में ये बढ़कर हो गया $56.3 बिलियन और 2019 में 94% ऑफ GDP, यानी कि श्रीलंका की GDP का 94% हिस्सा था श्रीलंका के ऊपर कर्ज, और यही बढ़कर 2021 में हो गया 119%। यानी कि श्रीलंका की GDP का 119% निकाल दिया जाए तो उतना कर्जा था श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर। इट मीन्स टोटल खर्चा था $56.3 बिलियन। अब इन्होंने ये कर्जा किन किन देश से कितना परसेंट लिया था? देखिए, इन्होंने मार्केट बोरिंग्स, मार्केट से उन्होंने बोरो करे थे 47%, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने बोरो करे थे 10%, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने बोरो करे थे 9%, चाइना से लिए थे 10%, जापान से भी लिया था 10% और इंडिया से लिया था 2%। अलग अलग जगह से इन लोगों ने कर्जा लिया था। अब बात करेंगे हम श्रीलंका के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। देखिए, श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेकर आई, उन्होंने बैन कर दी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल फार्मिंग। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो अलाउ करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाउ करेंगे। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये एकदम से अचानक से फैसला ले लिया कि हम सिर्फ अलाउ करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल, इमीडिएटली इसको इंप्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं है, तो प्रोडक्शन रोकना पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर रुक गया और इस कारण जो राइस प्रोडक्शन था वो 20% ड्रॉप हो गया और इकोनॉमी को लॉस हुआ। 425 मिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी को लॉस हो गया। श्रीलंकन गवर्नमेंट का ये स्टेप भी हो गया बर्बाद। अब देखिए, श्रीलंकन गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट करती थी उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती थी, श्रीलंका की ये नौबत आ गई कि उनको इंपोर्ट करना पड़ा और उन्होंने रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करा 2.8 बिलियन यूएस डॉलर, टेक्सटाइल इंपोर्ट करा 3.1 बिलियन, केमिकल प्रोडक्ट्स इन्होंने इंपोर्ट करे 1.1 बिलियन, फूड एंड बेवरेज इन्होंने इंपोर्ट करे 1.1 बिलियन। 2021 में इनका टोटल इंपोर्ट्स था 20.6 बिलियन यूएस डॉलर और 2022 में मार्च तक का ये फिगर है 5.7 यूएस बिलियन डॉलर। इन्होंने इतना इंपोर्ट करा। अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वार का क्या इंपैक्ट पड़ा श्रीलंका पर। रशिया इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट टू श्रीलंका इन टी एक्सपोर्ट्स। और देखिए टूरिज्म सेक्टर पर कैसे असर पड़ा रशिया यूक्रेन वार से। देखिए, मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं श्रीलंका में वो आते थे रशिया से और यूक्रेन से। अच्छा, वॉर चल रही थी रशिया यूक्रेन के बीच, अब टूरिस्ट नहीं आ रहे थे और इस बीच कोविड-19 आया 2020 में। देखिए, श्रीलंका जो कि अर्न करता था अपने टूरिज्म सेक्टर से 4.4 बिलियन यूएस डॉलर अर्न करता था और 2018 में श्रीलंका ने कंट्रीब्यूट किया था, श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया था 5.6% टू जीडीपी। यही घटकर हो गया था 0.8% इन 2020 क्योंकि 2020 में था कोविड-19। अब बात करते हैं व्हाई द पीपल ऑफ श्रीलंका आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस। क्यों मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका के लोग ही जिम्मेदार है श्रीलंका के क्राइसिस के लिए। इसके लिए हमें इसके थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा और श्रीलंका का हमें थोड़ा लॉ पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अंडर चैप्टर 2 आर्टिकल 9 में ये लिखा है कि बुद्धिज्म इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका और मोस्टली बुद्धिस्ट होते हैं सिन्हालीज। श्रीलंका में दो ग्रुप के बीच है लड़ाई, सिन्हालीज और तमिल, सिन्हालीज एंड तमिल्स। इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कैसे श्रीलंका की जनता रिस्पॉन्सिबल है श्रीलंका के क्राइसिस के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिन्हालीज लोग ज़्यादा है संख्या में श्रीलंका में और तमिल्स लोग जो है वो माइनॉरिटी है, वो कम है। सिन्हालीज लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि तमिल्स लोग श्रीलंका से चले जाए, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए और इसीलिए सिन्हालीज लोग जो कि बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमेशा से गोटबाया राजपक्सा और महिंदा राजपक्सा की सरकार को वोट देते थे और इनको इसलिए वोट देते थे ताकि ये लोग तमिल्स लोगों को श्रीलंका से बाहर निकाल दे। इन दो भाइयों की सरकार जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ अपने कजन्स को बिठाया, एक तरह से पूरा नेपोटिज्म फैलाया श्रीलंका में, इनको वोट देती थी श्रीलंका की जनता ताकि ये लोग तमिल लोगों को बाहर निकाले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन दोनों भाइयों ने हमेशा से श्रीलंका के डेवलपमेंट के लिए कोई भी अच्छे डिसीजन नहीं लिए और आज श्रीलंका झेल रहा है दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है श्रीलंका। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस अब तक कहीं देखने को नहीं मिले। आप भी न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे, डिफरेंट फुटेज आ रही है श्रीलंका की डे बाय डे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह श्रीलंका की फुटेज आ रही है। इसलिए मैंने बिगिनिंग में कहा था कि पीपल ऑफ श्रीलंका आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस इन श्रीलंका।